नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरबीसी मनोविज्ञान की 11th क्लास की पुस्तक के चैप्टर नंबर 9 और 10 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन तक अपने पहुंच रखें। आप चाहे तो इनको सेल्फ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर आपका जितना भी स्कोर बनता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरबीसी मनोविज्ञान की जो ये पुस्तकें हैं 11th और 12th क्लास की, इनको अधिक महत्व नहीं देते हैं। वो काफ़ी अधिक बड़ी गलती करते हैं। आप ऐसी गलती ना करें। देखिए, पूरे राजस्थान में ये पुस्तकें चलती हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 में। सरकार जो सबसे पहले प्रायोरिटी देती है इन्हीं पुस्तकों को देती है कि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन को पुटअप किया जाए। तो आप इन पुस्तकों को एक बार जरूर पढ़ें और जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं उनको भी आप सॉल्व करें। अगर आपने जो 11th क्लास की पुस्तक की इस वीडियो के अलावा जो हमने पहले वीडियो देख लिए चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड के, अगर आपने उन्हें देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 9 है इसका नाम है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, और जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम है संवेग, इमोशन। तो इनसे संबंधित आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर इंग्लिश? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मोटिवेशन शब्द ये बना है लैटिन भाषा के एक शब्द से। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है मोवियर। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गति, गति करना या गति प्रदान करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये मोटिवेशन शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? ये एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का तत्व है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर सभी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये सभी अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। आगे देखते फिर। तनाव व क्रियाशीलता की अवस्था कहलाती है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर सभी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है तनाव व क्रियाशीलता की अवस्था कहलाती है प्रणोद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। किसके तहत व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है? अधिगम के तहत, अभिप्रेरणा के तहत, आवश्यकता के तहत या फिर प्रणोदन के तहत? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रणोदन। अधिकतर ने अभिप्रेरणा लगाया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रणोदन। देखिए, जो अभिप्रेरणा है इसके जो इंपॉर्टेंट स्रोत हैं वो है आवश्यकता। आवश्यकता के बाद में क्या है? आवश्यकता के बाद में है प्रणोदन। ठीक है, और फिर हम किसकी प्राप्ति करते हैं? लक्ष्य की। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है किसके तहत व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होता है? तो प्रणोदन के तहत ही व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रणोदन। इस पुस्तक में यही दे रखा है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही सोपान है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये जो दे रखा है ये अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही सोपान है। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन, फिर लक्ष्य, फिर उपलब्धि, फिर उद्वेलन की कमी। ये इसका एकदम सही सोपान है। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य, उपलब्धि और उद्वेलन की कमी। आगे देखते फिर। प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। आगे देखते फिर। निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? भूख, प्यास, नींद, काम या फिर सभी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी क्या है? जैविक अभिप्रेरक है। भूख, प्यास, नींद और काम, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है मुख्यतः अभिप्रेरण ये होता है दो प्रकार का। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये है, एक है जैविक अभिप्रेरण और एक होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में यही दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए।
आगे देखते फिर, ये क्वेश्चन पिछली बार रीट एग्जाम में आया था। ऐसी कौन सी विकृति है जिसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है, फलतः वह खाना खाना लगभग बंद कर देता है और जो उसका शरीर है वो काफी दुबला पतला हो जाता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिसलेक्सिया या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। तो क्या है, वापस देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फलतः वह खाना खाना लगभग बंद कर देता है, यानी वो खाना ही नहीं खाता है। ठीक है, तो इससे वो क्या होगा, वो काफी अधिक पतला हो जाएगा। तो ये जो समस्या है, ये जो विकृति है, इसी को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। आगे देखते हैं फिर, व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है जिसके तहत वह बहुत अधिक खाता है और शरीर का जो वजन होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो यह विकृति कौन सी है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप दो ऑप्शन तो पहले ही काट सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा नहीं और कोई नहीं भी नहीं होगा, और डिसलेक्सिया भी आपने पहले पढ़ रखा होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति अपने आप को भूखा रखता है और इसमें अधिक खाना खाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। वापस देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा को, व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है जिसके कारण वह बहुत अधिक खाता है, जिससे उसका शरीर का वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये विकृति कौन सी है? तो यह है बुलिमिया नर्वोसा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्या आपको पता है डिसलेक्सिया क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे देखते हैं फिर, प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, एक कोशिकाओं में पानी की कमी, दूसरा रक्त की मात्रा में कमी, किस सिद्धांत के अनुसार? तो आप बताइए, भूख प्यास का सिद्धांत, डबल डिप्लेशन सिद्धांत, हार्मोन इफेक्ट सिद्धांत या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो ये ऊपर कथन दे रखा है, प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, एक कोशिकाओं में पानी की कमी, दूसरा रक्त की मात्रा में कमी, ये है सिद्धांत डबल डिप्लेशन सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, किस तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर में पानी की कमी की सूचना देना है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑस्मो रिसेप्टर्स तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, इसका क्या काम है? शरीर में पानी की कमी की सूचना देना। आगे देखते फिर, कौन सा अभिप्रेरक जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है? काम, भूख, प्यास या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो जैव सामाजिक अभिप्रेरक है वो है काम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे देखते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक नींद के कितने प्रकार हैं? देखिए, आपसे एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि नींद किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, ये आप ध्यान रखिएगा। एक है तीव्र आंख गतिक नींद और दूसरा होता है अतीव्र आंख गतिक नींद। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नींद के दो प्रकार होते हैं। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक सामाजिक अभिप्रेरक है? संबंधन अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक या फिर सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरक हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन या फिर कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैस्लो के द्वारा। देखिए, इसका अन्य नाम क्या है? मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैस्लो के अपने मानवतावादी सिद्धांत में किस आवश्यकता को बताया गया है? शरीर क्रियात्मक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन सभी आवश्यकताओं को दर्शाया गया है मानवतावादी सिद्धांत में। ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैस्लो ने अपने मानवतावादी सिद्धांत में कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं? तो 5 प्रकार की।
और 5 प्रकार कौन कौन से, ये भी आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, सारे मैंने यहाँ पर फैक्ट इंक्लूड कर लिए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का पौराणिक क्षेत्र नहीं है, संज्ञान, संकल्प शक्ति, संवेग या फिर प्रेरक। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, मनोविज्ञान का पौराणिक क्षेत्र नहीं है, प्रेरक, ऑप्शन नंबर 4। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान के जो पौराणिक क्षेत्र ये कितने हैं, तो ये 3 हैं। 3 कौन कौन से, संज्ञान, संकल्प शक्ति और संवेग। आगे देखते हैं यहाँ पर, इमोवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इमोवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए संवेग शब्द होता है एक, ठीक है, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। और जो ये इमोशन शब्द है ये इस शब्द से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है, ये है लैटिन भाषा का एक शब्द इमोवर, और इस इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजित करना, इमोशन का अर्थ होता है संवेग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, उक्त परिभाषा है, तो किसकी है, ये है गैल्डार्ड की, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होते हैं और फिर उसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं, उक्त परिभाषा है बैरोन, बर्न, कैंटोविज या फिर सभी। तो संवेग से संबंधित जो यहाँ पर ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा इन तीनों की है, बैरोन, बर्न और कैंटोविज की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सकारात्मक संवेग है, खुशी, परानुभूति, आशावादी या फिर सभी। तो ये तीनों जो दे रखे हैं ये सकारात्मक संवेग है, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है, क्रोध, भय, दुश्चिंता या फिर सभी। तो ये तीनों नकारात्मक संवेग है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा कि कौन से सकारात्मक संवेग है, कौन से नकारात्मक संवेग है, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा होता है बताएं, ये होता है दायां गोलार्ध। और सकारात्मक संवेगों के लिए कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो वो होता है बायां गोलार्ध। आगे देखते हैं यहाँ पर, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यह सिद्धांत दिया गया था डेविस सी मैक्लीलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया बताएं। अभिप्रेरणा का उत्तेजना का जो सिद्धांत है वो दिया गया बर्लिन व हैब के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था सोलोमन व कॉर्बेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, स्किनर। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्रैच व क्रैचफील्ड। व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन अभिप्रेरणा है, मैकडोनल्ड, कोई नहीं या फिर सभी। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य कथन है, ये तीनों सत्य हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 परिभाषा दे रखी हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित। आगे देखते हैं यहाँ पर, संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, संवेग या फिर इमोशन ये होते हैं 2 प्रकार के, सुखद और दुखद, ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर भी आपको सत्य कथन बताना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति का हृदय है, मैकडूगल। संवेग वे घटनाएं हैं जो मनुष्य जिसमें अशांत या उत्तेजित हो जाता है, गेट्स, या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों कथन सत्य हैं। संवेग की परिभाषा ये दे रखी है, ये तीनों सत्य हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट सीरीज हम किस पर स्टार्ट करें? देखिए, राजस्थान जीके रीड एग्जाम में सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान जीके शुरू किया जाए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।